नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण विषय में क्रिया के बारे में जानेंगे। हिंदी में शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, उनके बारे में विस्तृत रूप से बताया था। आज के इस अध्याय में हम क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया की परिभाषा इस प्रकार से है, वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रियापद कहते हैं। उदाहरणार्थ खाना, चलना, खेलना आदि शब्द क्रिया हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं और हिंदी में उन्हीं धातु या क्रिया के साथ ना लग जाता है तो वो क्रिया बन जाती हैं। जैसे लेख से लिखना, हंस से हंसना। क्रिया के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार से हैं, कर्म, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद किए जाते हैं। क्रिया के प्रकारों पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो क्रिया के प्रकार हैं, नंबर 1 कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद किए जाते हैं। नंबर 1 अकर्मक क्रिया, नंबर 2 सकर्मक क्रिया। आज सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। अकर्मक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खेलता है, यहाँ पर कर्म का अभाव है, खेलता है, क्रिया का फल राम पर पड़ रहा है, यानी राम खेल रहा है और खेलने का प्रभाव राम पर पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। नंबर 2 है सकर्मक क्रिया। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नीतू भोजन बनाती है, यहाँ जो बनाती है वो क्रिया है, तो बनाती क्रिया के साथ कर्म भोजन है। यहाँ पर इस वाक्य का प्रभाव कर्ता पे ना पड़कर कर्म पर पड़ रहा है, भोजन पर पड़ रहा है, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद किए जाते हैं, नंबर 1 एकर्मक क्रिया, नंबर 2 द्विकर्मक क्रिया। अब हम इनके बारे में जानेंगे। एक कर्मक क्रिया, इसकी परिभाषा इस प्रकार है, एक कर्मक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे श्याम भोजन कर रहा है, यहाँ एक ही कर्म प्रयुक्त हुआ है भोजन, तो इसलिए ये एक कर्मक क्रिया है। नंबर 2 है द्विकर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हुए हों तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, इस वाक्य में जो पढ़ा रहे क्रिया है उसके साथ दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं, छात्र और हिंदी, इसीलिए यह द्विकर्मक क्रिया है। अब नंबर 2 है, जो क्रिया का भेद है वो नंबर 2 इस प्रकार से है, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर भी क्रिया के निम्न भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ा, यहाँ एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है पढ़ना, तो ये सामान्य क्रिया है। नंबर 2 संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम ने खाना खा लिया, यहाँ पे खा लिया, खा और लिया ये दो भिन्नार्थक क्रियाएं हैं, लेकिन इनका मेल हो गया है इसलिए ये संयुक्त क्रिया बन गई है। नंबर 3 है प्रेरणार्थक क्रियाएं। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को
क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे राम मोहन से पत्र लिखवाता है। यहाँ राम प्रेरणा दे रहा है मोहन को पत्र लिखने के लिए, इसलिए ये प्रेरणार्थक क्रिया है। नंबर 4 है पूर्वकालिक क्रिया। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, राम खेलकर सो गया। यहाँ सोने से पूर्व खेलने का कार्य हो गया, अतः खेलकर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। नंबर 5 है नाम धातु क्रिया। वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंग से रंगना बना, अपना से अपनाना बना, चमक से चमकाना बना, इसलिए ये नाम धातु क्रियाएं हैं। नंबर 6 है कृदंत क्रिया। वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें कृदंत क्रिया के पद कहते हैं। जैसे चल धातु से ये प्रत्यय लगे तो चलना बना, चलकर, चलता आदि शब्द बने। ऐसे ही लिख धातु से प्रत्यय लगाकर हमने बनाए लिखना, लिखता, लिखकर, इसलिए ये कृदंत क्रियाएं हैं। नंबर 7 है सजातीय क्रिया। वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती हैं। जैसे राम ने लड़ाई लड़ी। यहाँ लड़ाई और लड़ी ये कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हैं, इसलिए ये सजातीय क्रियाएं हैं। नंबर 8 है सहायक क्रिया। किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे राम घूमता है। उक्त वाक्य में है जो है सहायक क्रिया है, इसलिए हम यहाँ पर है को सहायक क्रिया कहते हैं। काल के अनुसार, जिस काल में कोई क्रिया होती है उस काल के नाम के आधार पर क्रिया का भी नाम रख देते हैं। काल के अनुसार क्रिया 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है भूतकालीन क्रिया, नंबर 2 वर्तमानकालीन क्रिया, नंबर 3 भविष्यकालीन क्रिया। नंबर 1 है भूतकालीन क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में भूतकाल में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे भूतकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे घनश्याम पुस्तक पढ़ रहा था, यानी घनश्याम ने पुस्तक पढ़ ली थी पहले ही, इसलिए ये कार्य भूतकाल में ही संपन्न हो गया, तो ये भूतकालीन क्रिया है। घनश्याम पुस्तक पढ़ रहा था। पढ़ रहा था यह जो शब्द है ये भूतकाल का बोध करा रहा है, इसलिए ये भूतकालीन क्रिया है। नंबर 2 वर्तमानकालीन क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे राम फुटबॉल खेलता है। खेलता है से हमें पता चल रहा है कि वर्तमान में काम हो रहा है, इसलिए वर्तमानकालीन क्रिया है। नंबर 3 है भविष्यकालीन क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे भविष्यकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा। यहाँ कल जयपुर जाऊंगा से भविष्य में कार्य के संपन्न होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये भविष्यकालीन क्रिया है। धन्यवाद।